प्यारे बच्चों, जैसा आप देख रहे हो सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपने पसंदीदा जो भी साइंस के क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं उनकी सीरीज़ देख रहे हो। यदि आपको ये इसी सीरीज़ में ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बेटा, आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन है कि निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बेटा याद रखना, निमोनिया जो रोग होता है उसमें मानव के फेफड़े जो होते हैं वो फेफड़े सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि हैजे से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मानव की आंत जो होती है वो आंत हैजे में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तीसरा क्वेश्चन है आज की सीरीज में बेटा कि पेचिश से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंत, मानव की आंत जो होती है वो पेचिश में यहाँ पर प्रभावित होती है। क्वेश्चन अगला कि मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्लीहा और आरबीसी जो होती है वो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मलेरिया रोग में यहाँ पर प्रभावित होती है। आज की सीरीज में यदि अपन देखें तो रसायन विज्ञान के से संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे कि अम्ल, कौन सा अम्ल किस में यहाँ पर पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखो बेटा, टार्ट्रिक अम्ल जो होता है अंगूर में पाया जाता है। दूसरा, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल। तीसरा, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सियालिक एसिड या सियालिक अम्ल है वो यहाँ पर पाया जाता है। और मानव के आंसू टीयर्स जो होते हैं उसी के कारण उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में यहाँ पर मेलिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एकोनिटिक अम्ल यहाँ पर गन्ने में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टेनिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है बेटा। उससे अगला क्वेश्चन कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल, यानी कि चींटी जो होती है उसमें फार्मिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। चींटी के बाद में कि चींटी में डंक में तो फार्मिक अम्ल हो गया, तो चींटी में कौन सा अम्ल है। यहाँ पर ये एक ही चीज़ है, यहाँ पर फार्मिक अम्ल है बेटा। जठरस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। टमाटर की यदि बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा। सिट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। यानी कि अमरूद और दही में ये टमाटर में अपन देखें तो सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। इसके साथ में नारंगी जो होती है उसमें भी सिट्रिक, नींबू में भी यहाँ पर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलो सीरीज से देख लेते हैं अपन। टमाटर के बाद में दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा। तो दही में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में यदि पूछा जाए तो दूध में भी यहाँ पर बेटा लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नारंगी जो होती है उसमें भी यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, और नींबू जो होता है नींबू भी यहाँ पर बेटा सिट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक में यहाँ पर बेटा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब पेट में कौन सा, मानव का पेट जो होता है उधर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्याज में पूछ ले तो प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एलिसीन अम्ल यहाँ पर पाया जाता है प्याज में। और फलों में कौन सा अम्ल, यदि फलों में पूछ ले तो फलों में एसिटिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल उसमें काम में लिया जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन कि बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि बैटरी में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है। तो बैटरी में यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 यहाँ पर काम में लिया जाता है। यदि लहसुन की बात कर लें जिसमें सल्फर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें यदि बात करें तो एलिसीन अम्ल है लहसुन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मक्खन में कौन सा अम्ल, जैसे दूध और दही में अपन लैक्टिक अम्ल देखा था, मक्खन में यदि देखा जाए तो मक्खन में यहाँ पर बेटा ब्यूटेरिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी जो होती है उसमें फार्मिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है।
यानी कि चींटी चाहे कोई सी हो, यानी कि चींटी के ढंग में भी और चींटी में अम्ल यदि देखा जाए तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। शराब में यहाँ पर कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एल्गिनिक, यानी कि एल्गी एक वर्ग है, उसी को शैवाल वर्ग में यहाँ पर अपन डिवाइड करते हैं। तो शैवाल, समुद्री शैवाल जो होते हैं उसे एल्गी ही बोलते हैं अपन, तो उसमें एल्गिनिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में यहाँ पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब के बारे में यदि अपन देखें तो अभी देखा था ऊपर ही ऊपर यहाँ पर एक दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन की बात कर लें अगले की, तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल यहाँ पर सोडा वाटर में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें अपन कि जो घास होती है उस घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। मानो कि यूरिन में यानी कि मूत्र में यदि पूछा जाए तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यूरिक अम्ल पाया जाता है बेटा। बात कर लें अपन खाने वाले गेहूँ यानी कि अनाज में, गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गेहूँ में ग्लूटेमिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन अम्लों से संबंधित कि पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पाचक रस जो होते हैं उसमें अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी सीरीज में रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं बेटा, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति की तीन अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो जल जो होता है ठोस के रूप में यहाँ पर द्रव के रूप में होता है, द्रव में यहाँ पर लिक्विड पानी के रूप में होता है और गैस के रूप में भाप के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा। अगला कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा था, तो महर्षि कणाद जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर सूक्ष्म कणों से यहाँ पर इसको मिलकर बना हुआ बताया था, जो भारतीय वैज्ञानिक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बेटा वो परमाणु में इक्वल होती है, बल्कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर चेंजेबल होती है यानी कि बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो मिलिकन, आर.एस. मिलिकन ने तेल बिंदु परीक्षण किया था और उसी के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना सबसे पहले मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके आगे क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को यहाँ पर सिद्ध किया, तो परमाणु जो थे उन परमाणुओं में यहाँ पर न्यूक्लियस की सर्वप्रथम यहाँ पर मौजूदगी को सिद्ध किया था। छठवां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली, यानी कि तरंग प्रकृति के बारे में यहाँ पर डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यहाँ पर बताया था। सातवां क्वेश्चन कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण है स्वतंत्र रूप से रह सकता है, यानी कि डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसके अनुसार यदि सबसे छोटा कण यदि स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो वो कौन होता है बेटा, परमाणु होता है। परमाणु के द्वारा ही यहाँ पर अणु और अणुओं से और परमाणु से यहाँ पर यौगिक या मिश्रण का यहाँ पर निर्माण हो सकता है। आठवां क्वेश्चन है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता परंतु प्रचक्रण यहाँ पर होता है, तो वो न्यूट्रिनो, यानी कि जो परमाणु के अपरमाणु कण होते हैं उन्हीं में न्यूट्रिनो पाया जाता है और उसी में यहाँ पर प्रचक्रण की क्रियाविधि पाई जाती है। नौवां क्वेश्चन है बेटा कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है यहाँ पर बेटा 4। यानी कि यदि द्रव्यमान संख्या यदि देखा जाए तो बेटा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को यहाँ पर ऐड किया जाता है और उसी के द्वारा द्रव्यमान निकाला जाता है, तो प्रोटॉन भी 2 ही है बेटा और न्यूट्रॉन भी 2 ही हैं, तो 4 यहाँ पर उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसी के द्वारा यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है या उसी के द्वारा यहाँ पर ये नियंत्रित होती है। 11वां क्वेश्चन है एकदा
अनियमित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, यानी कि उसमें क्या परसेंट होता है, तो 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन यहाँ पर उसमें पाए जाते हैं। यानी कि अयुग्मित कार्बन जो होते हैं उसके परमाणु के नाभिक में यदि अपन देखें तो परमाणु कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है और 6 के अनुसार उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर इक्वल होती है 6 और 6। 12वां क्वेश्चन है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो विपरीत चक्रण कहा जाता है। यानी कि एक ही कक्ष में यदि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो विपरीत चक्रण में यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर पाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है बेटा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार यहाँ पर 12 होता है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। बेटा याद रखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर इक्वल होती है और परमाणु क्रमांक आपको 6 बता रखा है, तो इसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के ही बराबर यहाँ पर होते हैं, तो 6 ही यहाँ पर होंगे। अगला 14वां क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज वो किसने की थी, तो वो एक वैज्ञानिक अपने रदरफोर्ड ने यहाँ पर अल्फा और बीटा किरणों की यहाँ पर खोज सर्वप्रथम की थी। 15वां क्वेश्चन है कि नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता यानी कि तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरणें होती हैं उनकी भेदन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। 16वां क्वेश्चन कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में यहाँ पर बदल जाते हैं, तो शीशा जो होता है उसमें यहाँ पर ये बदल जाते हैं। 17वां क्वेश्चन कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर यहाँ पर रखा गया, तो पोलिनियम जो है उसी के नाम पर यहाँ पर खोजकर्ता के देश के नाम पर यहाँ पर उस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम पोलिनियम रखा गया था। 18वां क्वेश्चन कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, यानी कि उसको जारी रखने के लिए तो यहाँ पर न्यूट्रॉन, बल्कि उसको यदि मंदक के रूप में काम में लिया जाए तो भारी जल यहाँ पर काम में लिया जाता है, यानी कि उसको मंदक के रूप में भारी जल और जारी रखने के लिए यहाँ पर न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें यहाँ पर पैदा होती हैं, तो नाभिकीय विखंडन की जो क्रियाविधि होती है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरणें यहाँ पर पैदा होती है। 20वां क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न यानी कि अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या के कारण उनमें समस्थानिकों के जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करूँ कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं बेटा, कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को यदि अपन बात करें तो उसे प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं और 1H3 को यहाँ पर ट्राइटियम बोलते हैं, जिसमें 1 यहाँ पर तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, पर परमाणु भार यदि देखा जाए तो परमाणु भार तीनों का यहाँ पर अलग अलग है। वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो टोटल न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर होता है। 21वां क्वेश्चन कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग किया जाता है। उसी के द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा यहाँ पर चट्टानों की आयु या जीवाश्मों की आयु का अपन निर्धारण कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60 है, वो एक रेडियो आइसोटोप के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 23वां क्वेश्चन कि विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो अवकरण की क्रिया उसे कहा जाता है, यानी कि अवकरण की क्रिया के द्वारा विद्युत धनात्मक तत्वों से यहाँ पर संयोग होता है। 24वां क्वेश्चन है बेटा कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम नाइट्राइट जो होता है वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 25वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है वो कौन सा होता है, तो F2O जो होता है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितने होती है, +2 यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन 26वां कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग है वो उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
27वां क्वेश्चन कि सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी यहाँ पर गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं। 28वां क्वेश्चन कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर है वो क्या होता है, तो सामान्य व्यक्ति के पीएच का यदि स्तर यदि देखा जाए तो 7.35 से 7.45 के मध्य यहाँ पर मानव के रक्त का पीएच यहाँ पर होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो एक वैज्ञानिक थे डेवी, जॉन डेवी। तो जॉन डेवी नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर यह कहा था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव होता है, यानी कि H+ आयन सभी अम्लों में यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो HCl में H, H2SO4 में H, HNO3 में H, यानी कि टोटल अम्ल जो होते हैं उन सभी अम्लों में यहाँ पर H+ आयन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस यहाँ पर व्यवहार करती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर यहाँ पर यदि देखी जाए तो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह यहाँ पर व्यवहार करती हैं। आज की इस क्वेश्चनों की सीरीज यानी कि रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों की सीरीज में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपका अपना सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।